नाजरीन, इस वक्त मिडल ईस्ट से एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आ रही है, जहां हूतीज़ ने एक बार फिर से इजराइल को सीधे निशाना बनाया है और ईरान के साथ जारी जंग के बीच हालात और ज़्यादा ख़तरनाक होते नज़र आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यमन के हूतियों ने शनिवार को बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार करते हुए इजराइल के साउथ इलाकों में मौजूद संवेदनशील सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। हूतीज़ नेता के प्रवक्ता याह्या सरी ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा है कि ये उनका पहला बड़ा सैन्य ऑपरेशन है जिसमें कई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और इसका मकसद इजराइल के अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना था। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने भी इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि यमन से दागी गई मिसाइल को उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक कर लिया था और इसे इंटरसेप्ट करने की कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी गई थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी तरह के नुकसान या हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस हमले ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ख़ास बात यह है कि इससे पहले हूतियों ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर ईरान पर हमले ऐसे ही जारी रहे और अमेरिका या अन्य देश इस जंग में शामिल हुए तो वे भी खुलकर इस युद्ध में कूद जाएंगे, और अब उनका यह हमला उसी चेतावनी का हिस्सा माना जा रहा है। याह्या सरी ने अपने बयान में कहा है कि यह कार्रवाई ईरान और लेबनान, इराक और फ़िलिस्तीन में मौजूद रेजिस्टेंस फ्रंट्स के समर्थन में की गई है और उन्होंने साफ कहा है कि जब तक इन सभी मोर्चों पर हमले बंद नहीं होते तब तक उनके ऑपरेशन ऐसे ही जारी रहेंगे। आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में गाज़ा में युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों के बाद हूतियों ने रेड सी में अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों को निशाना बनाया शुरू कर दिया था और इसे फ़िलिस्तीन के समर्थन में उठाया गया कदम बताया था। पिछले 18 महीनों में हूतियों ने 250 से ज़्यादा सैन्य और व्यापारिक जहाज़ों पर हमले किए हैं। इसके चलते वैश्विक व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। यूरोप से एशिया जाने वाले जहाज़ अब रेड सी और सुएज़ नहर के रास्ते की बजाय अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के लंबे और महंगे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से खाड़ी अदन में समुद्री ट्रैफिक 2 साल में करीब 70% तक गिर चुका है। इसी बीच ईरान द्वारा स्टेट ऑफ हार्मोज को प्रभावी रूप से बंद करने के बाद रेड सी की अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है और अब सऊदी अरब भी अपने तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा रेड सी के यनुबू पोर्ट की तरफ मोड़ चुका है। ऐसे में साफ है कि हूतियों का ये नया हमला सिर्फ इजराइल पर हमला नहीं बल्कि पूरे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये टकराव और भी बड़ा रूप ले सकता है। ईरान ने सीधे तौर पर यूनाइटेड अरब अमीरात्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि यूएई अमेरिका और इजराइल की जंग में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और अगर ज़मीनी हमला हुआ है तो अमीराती सरकारी संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर हमले किए जा सकते हैं। 1 महीने से जारी इस जंग के बीच वैश्विक बाजार पहले ही हिल चुके हैं और अब हालात और ज़्यादा बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या स्टेट ऑफ हार्मोज के अहम जो आयरलैंड है वहाँ पर कब्जा करने के लिए ज़मीनी सेना उतारी जाए या नहीं, ताकि ईरान द्वारा ऊर्जा सप्लाई में रुकावट को रोका जा सके। ख़ास तौर पर खार्ग आइलैंड, जिस पर ईरान के करीब 90% तेल निर्यात निर्भर है, और केशम आइलैंड जो इस रणनीतिक जल मार्ग पर नज़र रखता है। इन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अगर ऐसा ऑपरेशन होता है तो इसकी शुरुआत खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से हो सकती है, जिन पर पहले ही ईरान जवाबी हमले कर चुका है। ईरान के सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि तेहरान अब ये मान चुका है कि यूएई सिर्फ अमेरिकी ठिकानों की मेज़बानी ही नहीं कर रहा, बल्कि उसने अपने एयरबेस और जो सुविधाएं थी वे भी हमलों के लिए उपलब्ध कराई हैं। यहाँ तक कि आरोप ये भी है कि यूएई में मौजूद एडवांस एआई सिस्टम का इस्तेमाल डेटा कलेक्शन और टारगेटिंग के लिए किया गया है, जिससे ईरानी ठिकानों और अधिकारियों की जानकारी जुटाई गई है। वहीं एक और बड़ा दावा ये भी किया गया है कि कुछ
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किए गए हैं, जिनमें हमलों को ईरान का दिखाने की कोशिश की गई है। अब तेहरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब वह अपनी अब तक की संयम की नीति ख़त्म कर सकता है जो उसने कंट्रोल की हुई थी, और अगर किसी भी देश की ज़मीन से ईरान पर ज़मीनी हमला हुआ है तो उसे सीधा दुश्मन माना जाएगा। और फिर हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सरकारी संस्थानों, व्यापारिक संपत्तियों और निवेश तक को निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के साउथ पार्ट्स गैस फील्ड पर 18 मार्च को किए गए हमले के बाद तेहरान ने खाड़ी देशों में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया है और मिसाइल व ड्रोन हमलों में होटल, एयरपोर्ट, पोर्ट और एम्बेसी तक प्रभावित हुए हैं। वहीं रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि रूस सहित ईरान के सहयोगी देशों से मिली जानकारी के आधार पर तेहरान को लग रहा है कि ज़मीनी हमला कभी भी शुरू हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने 2 बार हमले को टाल दिया है और बातचीत की बात कही गई, लेकिन ईरान इसे असली कूटनीति नहीं बल्कि सैन्य तैयारी के लिए समय लेने की रणनीति मान रहा है। ऐसे में अब साफ यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज या किसी ईरानी आइलैंड पर हमला हुआ तो यह टकराव पूरे खाड़ी क्षेत्र को आग में झोंक सकता है और दुनिया भर की तेल सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के साथ व्यापार को आसान बनाने के लिए अपने वित्तीय नियमों में ढील दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को पहले की तरह लेटर ऑफ क्रेडिट या एडवांस पेमेंट जैसे जटिल सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ईरान पर लगे अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र के कड़े प्रतिबंधों की वजह से बैंकिंग चैनल्स में भारी दिक्कत आ रही थी। अब पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने कुछ खास सामानों के लिए इस नियम में छूट दे दी है, जिसमें सी फूड, आलू, मांस, प्याज, मक्का, खट्टे फल, केले, टमाटर, फ्रोज़न चिकन, दवाइयाँ और टेंट जैसे सामान शामिल हैं। हालांकि ये छूट फिलहाल 3 महीने के लिए दी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने यह भी तय कर लिया है कि वे चावल के निर्यात के लिए ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया और अज़रबैजान तक ट्रांजिट की अनुमति देगा, जिससे ईरान एक अहम ट्रांजिट हब के तौर पर और मजबूत हो रहा है। ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और व्यापार के रास्ते सीमित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने भी खाड़ी देशों को अतिरिक्त खाद्य निर्यात तेज करने का आदेश दिया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जारी तनाव के कारण तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। पाकिस्तान अब इस पूरे संकट के बीच खुद को एक क्षेत्रीय खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका, ईरान दोनों के साथ अपने संबंध संतुलित रख रहा है। यही वजह है कि उसे एक संभावित मध्यस्थ के रूप में भी देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस जंग के बीच पाकिस्तान के झंडे वाले जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से सुरक्षित गुजरने में सफल रहे हैं और कुछ विदेशी जहाज भी खुद को पाकिस्तानी झंडे के तहत ट्रांजिस्टर कर इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जहां एक तरफ पाकिस्तान को इस संकट से शिपिंग और फूड एक्सपोर्ट में मौके मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खाड़ी देशों से ऊर्जा सप्लाई कम होने की वजह से देश को भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि ईंधन की कमी के चलते पाकिस्तान में 4 दिन का सरकारी वर्क वीक लागू करना पड़ा है और स्कूलों को 2 हफ्तों के लिए बंद करना पड़ा है। ऐसे में साफ है कि ये फैसला सिर्फ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक खेल का एक अहम हिस्सा है, जहां पाकिस्तान पर मोर्चे पर संतुलित बनाने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स लगातार ईरान के खिलाफ सख्त बयानबाजी कर रहा है और हमले की धमकियां भी दे रहा है। वहीं तेहरान और उसके सहयोगी गुटों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इस पूरे तनाव के बीच सबसे बड़ी चिंता यह है कि मिडिल ईस्ट पहले से ही हजारों अमेरिकी सैनिकों और दर्जनों सैन्य ठिकानों से भरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के पास इस क्षेत्र में कम से कम 19 सैन्य साइट्स हैं, जिनमें से 8 स्थायी बेस माने जाते हैं और इनकी मौजूदगी बहरीन, मिस्र, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, ओमान और यूएई जैसे देशों में फैली हुई है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट तैनात है, जो पूरे खाड़ी क्षेत्र, रेड सी और अरब सागर की निगरानी करता है। वहीं
अल उबैदा एयर बेस जो कतर में स्थित है, वे अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है जहां करीब 10,000 सैनिक मौजूद हैं और यही कैंटकॉम का मुख्य केंद्र भी है। कुवैत में कैंप अरिफजान और अन्य बेस मिलाकर करीब 13,500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जबकि यूएई में अल दफरा एयरबेस समेत 3500 सैनिक मौजूद हैं। इराक में एन-एल असद और एरबिल बेस हैं जिन्हें पहले भी ईरान निशाना बना चुका है। जॉर्डन में मुवफ़्फ़क़ सालती एयरबेस और सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस जैसे बड़े केंद्र मौजूद हैं जहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। कुल मिलाकर इस पूरे क्षेत्र में करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं जो इस समय संभावित टकराव के केंद्र में आ सकते हैं।